Assalamu alaikum everyone. My name is Abdullah Kasi. I hope you are all fine. I am basically a student of BSc Accounting and Finance in GC University Lahore. And in JC University Lahore, I've joined this society named as Anti-Narcotic Society, which main purpose is to make the campus a drug-free campus and spread awareness, prevention awareness about drugs abuse and all that. Our society has been affiliated with Anti-Narcotics Force Pakistan since 2020, and we have been doing some great work together. The Anti-Narcotics Force Pakistan and us trying to spread awareness through different channels. We have also worked with Chuktai as well, and we are taking this as something, taking this cause as a mission and as a noble mission. And this is all a voluntary work. No one is getting paid for it. So this is basically where I will start with you all people. First of all, we have the topic of this, that is breaking bad habits, fight against drugs. So we are going to talk about drugs and addiction at first. Any one of you can interact with me during the session. क्या आप लोगों में से कोई ये बता सकता है कि मतलब कि basically what drugs mean to you? Anyone? अब्दुल्ला, आई थिंक ड्रग्स जो मुझे मतलब कि जैसे लगता है वो ये है कि जैसे ये जो यूनिवर्सिटी में होते हैं, जैसे कोकेन होती है, वीड होती है, तो इस तरह की ड्रग्स की और आप बात कर रहे हैं या मेडिसिन से रिलेटेड बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली बिलाल, ड्रग्स की डिफरेंट टाइप्स आती है. कुछ मेडिसिनल ड्रग्स होती है, कुछ इलिसिट ड्रग्स होती है, और उसमें बेसिकली हमारा टॉपिक तो इलिसिट ड्रग्स के बारे में होगा. जो आपकी बात आ जाती है कोकेन के बारे में, मैंने सिर्फ एक ड्रग्स की डेफिनेशन पूछी थी, जो आप कह सकती है कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी के ऊपर या हमारी ब्रेन के ऊपर उसका कोई अफेक्ट हो, कोई एक्सटर्नल चीज़ जो हम लोग लें और उसका अफेक्ट हमारी बॉडी या हमारे ब्रेन के ऊपर हो, या वो रिक्रिएशनल पर्पस के लिए हो, या फिर वो कोई हमारी अपनी ही मतलब कि एक हेलुसिनेशन या हमारी अपनी ही इंजॉयमेंट के लिए हो, दैट इज़ ऑल नोन एज ड्रग्स, जो हमारे ब्रेन के ऊपर, न्यूरो सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करे. सो अगर आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा कि व्हाट इज़ एडिक्शन, what do you know about addiction, how are we addicted to different things, like I believe that smartphones are the biggest addictions in this era, but somehow they are good and they are bad as well. So आप लोगों में से कोई बता सकता है what is addiction? Can you anyone state that आप लोगों की नॉलेज में? Yes, सिप्तुल हुसैन. Assalamualaikum, can you hear me? Yes, सिप्तुल हुसैन. एक्चुअली एडिक्शन मेरे ख्याल से हर वो चीज़ जो जिसके बगैर कोई ऐसी चीज़, आदत या आपकी हैबिट या कोई ऐसी एक्सटर्नल चीज़ जिससे आप लेते हो और उसके बगैर रह ना सकें, आपको ज़रूरत हो बार बार, आई गेस एडिक्शन होती है. वो डिजिटल एडिक्शन भी हो सकती है, वो ड्रग एडिक्शन भी हो सकती है. Exactly, Siftul Hussain. These are basically the small habits that become and grow, the small habits that grow and become addictions, without whom we cannot live or survive. But actually we can survive if we go to rehab or something like that, but it's very difficult. So there are different types of drugs. Do you all, is it presentation is visible to you? Yes, all? visible. Yes, yes, visible. Okay. So there are different types of drugs. As you can see, there are types of drugs: organic drugs, drugs that are derived from natural sources. हम लोग उन ड्रग्स को जो है ना, मतलब कि जैसे आप कह सकते हैं चर्स हो गई, अफीम हो गई, या फिर जो है ना मतलब कि आप वीड के एग्जांपल ले लें, तो ये वो ड्रग्स हैं जो मतलब कि ऑर्गेनिक सोर्सेज से, जिनके प्लांट्स जो है ना मतलब कि ग्रो करते हैं और उनको जो है ये यूज़ करते हैं. ये ऑर्गेनिक ड्रग्स हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से बिल्ड होके हम लोग उनको यूज़ करते हैं और उनसे हम लोग
एक ड्रग अब्यूज़ की तरफ, एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। सेकेंडली हमारे पास आ जाते हैं सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। तो अब्दुल्ला में कल ही मैं खबर पढ़ रहा था कि कराची के डिफेंस में वो घर से मतलब कि वो वीड के वो पकड़े गए हैं, मतलब कि वो फार्म कर रहे थे, मतलब जी जी, कराची के आपने DHA के शायद घर। देखा हो, बड़ी फेमस हुई है वो खबर। जी 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 जी, जी ये जी मैंने भी देखी थी बात। एक्चुअली वो आपकी बात आ जाती है ना यहाँ पे कि आप अगर नेचुरल रिसोर्सेज से ड्रग्स ले रहे हैं, उनके प्लांट्स ले रहे हैं। आपने किसी ने बंग का नाम सुना होगा, अक्सर हम लोग इंडियन मूवीज देखते हैं तो उसमें भी वो मतलब कि होली के अंदर बंग पीते रहते हैं और ये कुछ। तो इन चीज़ों को ये लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट तरीकों के साथ, जो है ना, मतलब कि उसको उसकी इनटेक के लिए। तो वो जो कराची में भी हुआ, तो उन्होंने अपने घर के अंदर ही प्लांट्स लगाए थे और उन्हीं प्लांट्स को वो ग्रो कर रहे थे वीट बनाने के लिए और इन तरह के सब्सटेंसेस बनाने के लिए। और ये प्लांट्स जो है ना, मतलब कि अभी तो बंग के प्लांट्स, आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी इमरान खान के एरा में, वो कह रहे थे कि बंग जो है मतलब कि लीगल कर दी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। इसी तरह के डिफरेंट प्लांट्स होते हैं जो मतलब कि आप कह सकते हैं मैजिक मशरूम। इसके अलावा और भी काफ़ी मशरूम्स होते हैं जो मतलब कि एक अफेक्ट रखते हैं हार्मफुल। कोका प्लांट है जिसको आगे जो है ये लोग कोकेन की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसका इनटेक लेते हैं। मैरिजुआना बेसिकली इसको वीड ही आप कह सकते हैं कि कैनबीज होती है और उसको ये लोग इस्तेमाल करते हैं वीड के तौर पे, उसको ड्राई करके। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेमी सिंथेटिक ड्रग्स पे। सेमी सिंथेटिक वो ड्रग्स होती है जो नेचुरल सब्सटेंसेस से प्रोड्यूस तो हुई है लेकिन उसको केमिकली उन्होंने इन्हेंस किया हुआ होता है। जैसे कि आप बात कर लें हीरोइन की। हीरोइन जो है ना, बेसिकली इट्स मॉर्फिन। मॉर्फिन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ morphine is also a substance taken from a plant but then enhanced in a way that people can inject it or people can use it as heroin। ठीक है, तो ये सेमी सिंथेटिक ड्रग्स आते हैं। आप अगर इनकी डेंजरस लेवल की बात करें कि कितने डेंजरस होते हैं, तो ऑर्गेनिक ड्रग्स जो है ना वो बनिस्बत सेमी सिंथेटिक ड्रग्स वो थोड़े कम डेंजरस होते हैं, क्योंकि सेमी सिंथेटिक ड्रग्स मॉडिफाइड और इन्हेंस हम लोगों ने खुद किए होते हैं फॉर द पर्पज़ जो कि एक ही है कि हमारी जो है ना मतलब कि उससे एक वो डोपामीन लेवल और जो मतलब कि हमारा एक नशे की आदत है वो हमें लग जाए या फिर हम लोग नशे में चले जाएं, तो वो उसी तरह से सिंथेटिक ड्रग्स, सेमी सिंथेटिक ड्रग्स जो है इन्हेंस हुए होते हैं। थर्ड पे आते हैं हमारे पास सिंथेटिक ड्रग्स जो इंटायरली मेड बाय ह्यूमंस होते हैं और इसका एक ही पर्पस होता है। इसका पर्पस सिर्फ जो है ना मतलब कि आपको नशे में डालना होता है। अब नशे की भी डिफरेंट टाइप्स आती, कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं कि आप किस तरह के नशे में जाते हैं, लोगों को किस किस तरह के नशे पसंद होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको अल्कोहल पसंद होता है। अल्कोहल मतलब कि वो अ टाइप ऑफ, इफ़ यू कैन सी हेयर, यहाँ पे 3 टाइप्स आते हैं। अल्कोहल एक डिप्रेसेंट है जो आपकी ब्रेन एक्टिविटी को स्लो कर देता है। और कुछ लोगों को LSDs पसंद होती हैं, जो आजकल की छोटी छोटी पिल्स आ रही हैं। वो पिल्स में उनको हेलुसिनेशंस आते हैं, उनको हेलुसिनेशंस होती हैं। वो पिल खा के दे ट्राई, उनकी हार्ट रेट इंक्रीज कर जाती है, उनको जो है ना मतलब कि हेलुसिनेशंस होती है और उनको जो है ना मतलब कि वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस उनके ज़्यादा हो जाते हैं या फिर कुछ डिम कर जाते हैं उनकी सेंसरी एक्सपीरियंसेस को, और वो उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, वो उस हेलुसिनेशन को एंजॉय करते हैं। वो अपनी लाइफ से एक एस्केप ढूंढते हैं और वो इन चीज़ों में जाके मिलता है उनको। और थर्ड पे जो आपके पास आते हैं वो स्टिमुलेंट्स आते हैं। स्टिमुलेंट्स आर दोज टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो आपकी बॉडी या हार्ट रेट या आपकी जो है ना मतलब कि अटेंशन को इंक्रीज करते हैं। इसमें आपके पास जो एक एग्जांपल आएगी स्टिमुलेंट्स की, वो मेरे ख्याल से नहीं बल्कि एक कोकेन है। कोकेन आपके पास यहाँ पे आएगी जो स्टिमुलेंट्स में आ जाती है। आपके पास जो डिप्रेसेंट्स में हीरोइन आ जाती है जो आपको डिप्रेस कर देती है। अगर आप देखते हैं तो हम लोग कहते हैं ये क्या हीरोइन ही बैठा हुआ है, मजाक में एक दूसरे को अगर कह देते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि एक वो डिप्रेस्ड मूड में जब बंदा चला जाता है तो वो एक डिप्रेसेंट है टाइप ऑफ। और हेलुसिनेशंस, दीज आर वे डेंजरस, मतलब कि दीज आर वेरी डेंजरस ड्रग्स। और लोग जो है ना मतलब इसका आजकल टीनेज में देखा जाए तो इसका काफ़ी ज़्यादा इनटेक है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। अब हम आगे चलते हैं, ये हमारी ड्रग क्लासिफिकेशन थी। कॉमन ड्रग्स दैट आर इन यूज नाउ अडेज।
So basically, common drugs are alcohol. Alcohol is a depressant जो आपके ब्रेन की सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है. इसका एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है जो मतलब कि आपकी मेमोरी के ऊपर आपकी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स आ जाती है, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसके आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, आपको कैंसर के रिस्क आ जाते हैं. उसके बाद कोकेन आती है. कोकेन इज़ अ स्टिमुलेंट ड्रग, अ पावरफुल एडिक्टिव स्टिमुलेंट ड्रग. ठीक है, जो कि बेसिकली उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट आ जाता है तो आपकी वो बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर जाता है. आपके अक्सर लोगों को जो है ना इसको इनटेक करने के बाद उनको हेडेक भी होती है, नोजिया होता है. और थर्ड पे आ जाता है हीरोइन. हीरोइन इज बेसिकली डिप्रेसेंट. तो ये जो है ना मतलब कि आपको शॉर्ट टर्म में इससे आपको जब अगर मतलब कि कोई यूज करता है तो उनको ड्राई माउथ होती है, उनकी जो है ना मतलब कि नोजिया होती है, इचिंग होती है उनको, मोस्टली अगर उनको ना मिले ये. इससे बेसिकली रिहैब करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. और उसके बाद उनके लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स आते हैं, उनकी वेसल्स पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं, उनकी क्रैम्प्स होते हैं, स्टमक क्रैम्प्स होते हैं, किडनी क्रैम्प्स होते हैं, डिजीजेज होती हैं डिफरेंट टाइप्स की. इसके बाद हम आ जाते हैं मैरिजुआना पे. मैरिजुआना बेसिकली एक कैनेबी टाइप प्लांट है. ठीक है, और ये आगे जाके इसकी प्रोडक्शन मोस्टली जो है ना ज़्यादा जो होती है वो अफ़गानिस्तान के एरिया में भी होती है. इसकी प्रोडक्शन आपकी अमेरिका में भी होती है, इसकी प्रोडक्शन अफ्रीका में भी होती है. और इसका जो सबसे बड़ा मतलब कि इशू है ये आपके ब्रेन प्रॉब्लम्स, आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है ना मतलब कि कॉज करता है. आई पर्सनली नो अ फ्रेंड who was involved in this stuff, and he used to take weed and smoke it. And one day मतलब कि वो अपने वॉशरूम में था और अचानक से ही collapsed, और मतलब कि वो बेसन वगैरह सारा मतलब कि जो वॉशरूम का था वो तो टूट गया. and his family took him to hospital. और हॉस्पिटल में जब वहाँ पे पहुँचे तो उसको डॉक्टर्स ने ये कहा था कि मतलब कि आपने जितनी ये एडिक्शन की हुई है इस चीज़ की, तो आपकी वो ब्रेन फंक्शन को इतना उसने अफेक्ट किया है कि अब अगर आप मज़ीद इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो देयर इज़ नो वे आउट, एंड देयर इज़ ओनली डेथ अहेड ऑफ यू. फिर जाके जो है ना उनके पेरेंट्स ने, बेचारों ने बड़ी कोशिश की उस बेचारे को रिहैब करने की और उसको मतलब कि इन चीज़ों से निकालने की, बट unfortunately he's still in them and he's still addicted. So Abdullah, I have a question. जी जी जी. अब्दुल्ला, मैंने पढ़ा था कि यूएस की ना कुछ स्टेट्स हैं, 15 16 15 16 स्टेट्स हैं जहाँ ये कैनबीज, मैरिजुआना जो ये प्लांट्स हैं ये सारे लीगलाइज हो गए, और इवन दे हैव डिस्पेंसरीज फॉर इट टू बाय फ्रॉम दोज डिस्पेंसरी, इफ यू नो. तो ये क्यों हुआ वहाँ फिर, अगर मतलब कि इतना डेंजरस वगैरह है तो वहाँ तो वो कह रहे हैं कि ये मतलब कि बिल्कुल ही मतलब कि हार्मलेस चीज़ है. दैट इज़ व्हाई दे लीगलाइज इन फ्यू ऑफ द स्टेट्स इंक्लूडिंग कैलिफोर्निया एंड आई थिंक न्यूयॉर्क एज वेल. बिलाल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने. बेसिकली मैंने आपको जब स्टार्ट में बताया कि ड्रग्स के दो टाइप्स के यूज़ होते हैं. पीपल यूज़ ड्रग्स फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एज वेल. अब यही ड्रग्स जो मतलब कि जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि पॉपी मिल्क जो है वो एक टाइम पे जो है ना मतलब कि यूज़ हुआ करता था. उसके लिए आपके जब आपको वूंड्स होते थे पुराने ज़माने में, जब लोगों को दर्द बर्दाश्त करना था और मतलब कि वहाँ पे अ टाइप ऑफ एनेस्थीसिया नहीं था, तो लोग पॉपी मिल्क यूज़ करते थे, लोगों को देते थे ताकि उनकी बॉडी डिप्रेसेंट के तौर पे चली जाए. आजकल वही पॉपी मिल्क इनहेंस होके हीरोइन बनता है, और वही हीरोइन जो है ना मतलब कि लोग यूज़ करते हैं गलत तरीके से. तो ड्रग्स का इस्तेमाल जो है एक मेडिसिनल पर्पसेस के लिए अगर किया जाए तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग इन अ मेडिसिन इज सेफ. अगर आप अक्सर देखें तो वी कैन फाइंड अल्कोहल इन मैनी पेन किलर्स एज वेल. तो इस तरह की चीज़ें जो है ना मतलब कि वहाँ पे वो एक सर्टेन पर्पस के लिए और एक सर्टेन लेवल के लिए सेफ है. बिल्कुल, यानी कि एक्सेसिव अमाउंट ना यूज करें. हाँ, जी हाँ, बिल्कुल. अब यहाँ अब्दुल्ला, ये मैं भी ऐड करना चाहती हूँ इस जगह पे कि जो जी अमाउंट जो है ना उसकी जो एक खास क्वांटिटी है वो जी उस जिससे हार्म नहीं होता,
वो अवेलेबिलिटी उसकी जो है वहाँ पर है, जैसे आपने कहा एक्सेसिव अमाउंट इज नॉट अलाउड, एग्जैक्टली मैम, ऐसा है एग्जैक्टली। ना? जी मैम, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था एंड पीपल आर सेइंग कि जो आपकी मतलब मैरिजुआना है, इट कैन आल्सो बी medicine to cancer as well. So they are researching on it, and America is going to find a cure to cancer most probably. लेकिन अभी तक it seems कि मतलब कि it's not there. बेसिकली मैंने आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों से पूछा कि एडिक्शन क्या होती है, तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एडिक्शन मेडिसिन में जो आसाम कहते हैं, उन्होंने ये उनकी डेफिनेशन है एक एडिक्शन की कि एडिक्शन इज प्राइमरी क्रॉनिक डिजीज ऑफ ब्रेन रिवॉर्ड, मोटिवेशन, मेमोरी एंड रिलेटेड सर्किटरी डिसफंक्शन। तो जो आप लोगों की प्राइमरी क्रॉनिक, उन्होंने इसको एक टाइप ऑफ डिजीज करार दिया हुआ है, जो मतलब कि आपके ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम, जिसके आप कह सकते हैं डोपामीन, जो आपका एक न्यूरो साइंस का एक डोपामीन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ, मैं उसके लिए एक वर्ड जो यूज होता है स्पेसिफिकली मैं वो भूल चुका हूँ, आई एम सॉरी अबाउट इट। तो इट इज अ टाइप ऑफ ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम, और जो एडिक्शन है आपकी एडिक्शन आपकी ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम, आपकी मोटिवेशन, आपकी मेमोरी, आपके रिलेटेड सर्किटरी सिस्टम के साथ डिसफंक्शनैलिटी पैदा करती है। आपकी बेसिकली इन शॉर्ट आपको कह दें कि आपको एक न्यूरो डिजीज आपके अंदर डालती है, और डिसफंक्शन इन सर्किट्स कैन लीड टू कैरेक्टरिस्टिक्स बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशंस, और आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं जो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे जाके, इसके साथ जो है ना मतलब कि काफ़ी चीज़ें रिलेटेड है, आपकी एडिक्शन बिहेवियर के साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिलेटेड है, आपकी एडिक्शन बिहेवियर के लिए काफ़ी ज़्यादा रीजंस रिलेटेड है, आपकी एडिक्शन बिहेवियर के साथ और भी काफ़ी ज़्यादा कॉजेज रिलेटेड है कि वो क्यों होती है लोगों को और उसके रीजंस क्या है। हम लोग अगर आपके डेली हैबिट्स की बात करें, इसमें वही टॉपिक आ जाता है ब्रेकिंग बैड हैबिट्स वाला, जो मेरा प्राइमरी टॉपिक है इस प्रेजेंटेशन का, कि मतलब कि हमारे जो डेली के हैबिट्स होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो आगे जाके हमारी हैबिट्स बन जाती है, बैड हैबिट्स बन जाती है, और वही बैड हैबिट्स हमारे एडिक्शन बन जाते हैं। आप कहते हैं आपको किसी को कुछ फास्ट फूड एडिक्शन होती है कुछ लोगों को, कि वो फास्ट फूड लाजमी ही खाते हैं, कुछ लोगों को इंटेंसिव मोबाइल यूज़ की एडिक्शन होती है। आजकल तो एक एडिक्शन आई हुई है, आजकल नहीं काफ़ी 2-3 साल से, पबजी एडिक्शन, काफ़ी लोगों को पबजी एडिक्शन हो चुकी है। तो इस तरह की डिफरेंट एडिक्शंस होते हैं, ये सिर्फ ड्रग रिलेटेड एडिक्शन नहीं है, एडिक्शन कैन कॉज डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन योर डेली लाइफ। तो इसके बाद हम अब्दुल्ला, ये एक छोटी सी बात है जो मैंने सुनी, तो मैंने कहा मैं ये आपके साथ शेयर करूं कि जो डोपामीन की क्वांटिटी होती है, ब्रेन के रिसेप्टर जो है वो सर्टेन क्वांटिटी रिसीव करते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट रिसीव कर सकते हैं वो। मेरी एम आई ऑडिबल, क्लियर आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। अच्छा, तो वो होता ये है कि जब जैसे आपने कुछ लोगों को का बताया मोबाइल का एडिक्शन होता है, ड्रग एडिक्शन भी, जो ये सारी जो एडिक्शंस हैं, इन एडिक्शंस में क्या होता है, डोपामीन रिलीज होता है, और वो जो डोपामीन रिलीज होता है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, और ब्रेन के जो रिसेप्टर हैं उसको कम क्वांटिटी को रिसीव करने वाले होते हैं। तो वो ये होते हैं कि वो रिसेप्टर जो होते हैं उनका डिसफंक्शन हो जाता है, और फिर उसके बाद आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है या हैप्पीनेस है या मोटिवेशन है वो रिवाइव नहीं हो सकती, क्योंकि आपका वो रिसेप्टर जिसको कहते हैं उड़ जाते हैं। Am I right? एग्जैक्टली मैम, आप इनसेंसिटिव हो जाते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। आपको छोटी छोटी खुशियाँ जो डेली लाइफ की होती हैं वो आपको समझ नहीं लग रही होती, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा डोपामीन इनटेक किया हुआ होता है ऑलरेडी, आपका डोपामीन रिलीज इतना ज़्यादा हो चुका हुआ होता है कि अभी मजीद आपको जो है वो डोपामीन रिलीज जब आपकी छोटी छोटी खुशियों के साथ हो रहा होता है, रिसेप्टर्स को उनसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। दैट इज़ द प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, कि आजकल जो है ना मतलब कि मोबाइल की यूज़ के साथ यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, यू हैव बीन एक्सपोज टू मैनी थिंग्स आउट देयर, और उन चीज़ों की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन या काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, तो उन चीज़ों की वजह से आप जो है ना मतलब कि अपनी डेली लाइफ स्टाइल को ख़राब कर जाते हैं। इसी वजह से आजकल लोगों में इश्यूज़, पर्सनैलिटी इश्यूज़, एंजाइटी,
डिप्रेशन, ये चीज़ें ज़्यादा हैं एज कंपैरिजन टू पीपल हु आर लाइक पीपल ऑफ 10-20 years बिफोर, मतलब उनसे उनके बनिस्बत आज ज़्यादा है ये प्रॉब्लम्स। तो अभी हम बात करते हैं ब्रेन इमेजिंग स्टडीज़ की, जो मतलब कि असम ने ही की थी, जो अमेरिकन साइंसेस ऑफ, यहाँ पे आप देख लें, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एडिक्शन मेडिसिन, ठीक है, इनकी अपनी एक ब्रेन इमेजिंग स्टडीज़ थी। और इनकी ब्रेन इमेजिंग स्टडीज़ ये शो करती है कि मतलब कि अगर आप कोई भी ड्रग इनटेक करते हैं या इंजेस्ट करते हैं, वो आपकी 4 चीज़ों पे बेसिकली अफेक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपकी जजमेंट पे अफेक्ट करता है कि आप जजमेंट सही से नहीं कर पा रहे होते। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टिमुलेंट लेते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन लग रही होती है हर चीज़ में, आप कहते हैं कि यार बस कर लूँ, मैं सब कुछ कर लूँ। सेकेंडली बात आ जाती है डिसीजन मेकिंग में। आपकी डिसीजन मेकिंग जो है ना, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। आपकी डिसीजन मेकिंग, यू कैन नॉट रिलाई ऑन योर सेल्फ टू मेक अ डिसीजन बिकॉज आपकी सेंसेस डाउन होते हैं, आपकी सेंसेस डम होते हैं, डल होते हैं, तो यू कैन नॉट डू दैट। और आपकी लर्निंग एंड मेमोरी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। लर्निंग एंड मेमोरी के ऊपर इन शॉर्ट टर्म कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो इन शॉर्ट टर्म आपकी लर्निंग एंड मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जैसे कि आप वीट की बात कर लें या फिर इन जैसी की बात कर लें। लेकिन इन लॉन्ग टर्म्स तो आपकी लर्निंग और मेमोरी दोनों उस चीज़ों से अफेक्ट होती है। अगर आप देखें कोई अगर एडिक्ट होते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में जो है ना, उनकी लर्निंग काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, वो चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं, उनकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, वो चीज़ों को भूल जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और बिहेवियर कंट्रोल सबसे बड़ी बात है। ये एडिक्ट्स जो है शॉर्ट टर्म में वो अपना बिहेवियर, तो मतलब कि व्हेन दे इंजेस्ट ड्रग्स they are not able to control themselves, but in long term वो जो बिहेवियर कंट्रोल होता है जब वो इंजेक्शन के टाइम यूज करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में जब वो एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज के, तो फिर वो लॉन्ग टर्म में अपने बिहेवियर कंट्रोल को विदाउट द ड्रग यूज वो उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे होते, वो रैश हो जाते हैं। वो लोगों के साथ जो है ना, मतलब कि एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सोसाइटी को उस बंदे की वजह से या उस एडिक्ट की वजह से फेस करनी पड़ जाती है। और ये लास्ट में डोपामीन एंड सब्सटेंस यूज की बात करते हैं, तो देर डोपामीन, जैसे मैम ने आपको ऑलरेडी बताया, मैम आसिया खावर ने ऑलरेडी बताया कि डोपामीन एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, जिनकी वजह से हम लोग, मतलब कि जब उसकी एक एक्सटेंसिव रिलीज होती है, वो हमारे रिसेप्टर्स के साथ जो है बेसिकली डिसफंक्शन कर जाता है हमारे रिसेप्टर्स को। हमारे रिसेप्टर्स जो है उसकी उतनी अमाउंट ऑफ इनटेक नहीं कर रहे होते, नहीं चाह रहे होते, लेकिन हम लोग उनको कुछ ज़्यादा ही दे रहे होते, जिसकी वजह से हमारी एटीट्यूड, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर इनसेंसिटिविटी आ जाती है। हम लोग इनसेंसिटिव टू स्मॉल हैप्पीनेस आप कह सकते हैं, इनसेंसिटिव टू छोटी छोटी खुशियाँ हमारी लाइफ की होती है, उनके लिए हम लोग इनसेंसिटिव हो जाते हैं। ये एक टोटली एक रिवॉर्ड सर्किट है ब्रेन का, और उस रिवॉर्ड सर्किट को जब आप ख़राब कर जाते हैं तो फिर आपको किसी चीज़ के अंदर मोटिवेशन ही नज़र नहीं आती। आपकी जो बुरी आदत होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक एडिक्शन की तरफ जब चली जाती है, तो आप लाइफ के अंदर आपको कोई मकसद ही नहीं रहता। आज मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों में से कोई भी बैठ जाए, कोई भी बैठ के आप लोगों में से एक टू डू लिस्ट बना ले अपनी। टू डू लिस्ट अगर आप रात को बना लें अगले दिन के लिए, और अगले दिन आप कोशिश करें अगर आप उस टू डू लिस्ट को कंप्लीट करते हैं, तो पर्सनली मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि मैंने उस टू डू लिस्ट को कंप्लीट किया है, कि मैं मतलब कि क्या क्या करूँगा अगले दिन और मैंने क्या क्या करना है, व्हाट आर माय गोल्स, व्हाट आर माय मोटिवेशंस। ठीक है, अगर आप इस तरह की कोशिश करें और आपने किन किन चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है, अगर आप अगले दिन अपने आप को देखेंगे आप काफ़ी खुश होंगे। लेकिन जो एक एडिक्ट होता है उसका डोपामीन सिस्टम इतना मैसअप हुआ होता है कि वो इन चीज़ों के साथ अपने आप को, मतलब कि ही कैन नॉट टेक दैट प्लेयर लेवल एक्सपीरियंस, उसके ब्रेन के अंदर वो होता ही नहीं है। हाँ अब्दुल्ला, ये बड़ी अच्छी सी बात आपने की है कि ये रिवॉर्ड सिस्टम जो है ब्रेन का, और ये जो आपने टू डू लिस्ट वाली बात बताई है कि आप अपने छोटे छोटे से टारगेट्स रखें और उनको पूरा करें तो आपको खुशी होती है, और ये आप करते हो, मैं भी करती हूँ। ये बड़ी एक अच्छी चीज है जो आपको खुशी देती है। और मुझे ऐसा मालूम होता है, आपकी बात समझ आई है मुझे भी, तो ऐसा महसूस होता है कि जो ब्रेन है
वो गोल ओरिएंटेड होता है, वो चाहता है कि आप अपने पूरे दिन में छोटे छोटे टास्क रखें, उसको पूरा करें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी। और मैम इसके बाद ये दिस वाज ऑल फ्रॉम दी स्लाइड्स। इसके बाद मैं आपको थोड़ी बहुत अपनी और हमारी जो है ना मतलब कि एज अ सोसाइटी और ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स की थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स बताने की कोशिश करूंगा। बताएं। बेसिकली मैम मैं तो इस सोसाइटी के साथ लाइक आई एम एफिलिएटेड विद एंटी नारकोटिक्स सोसाइटी सिंस 2021 और दिस सोसाइटी हैज बीन एफिलिएटेड विद एंटी नारकोटिक्स फोर्स ऑफ पाकिस्तान। अब्दुल्ला, 20 ये बिफोर दिस सोसाइटी मैं ये एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहती हूँ जी मैम। कि आप पढ़े रेजिडेंशियल बॉयज स्कूल से जी और मैम। आप बहुत छोटी एज में इंडिपेंडेंट हुए, मतलब खुद से डिसीजंस लेना, और जाहिर है रेजिडेंशियल बॉयज में रहना और फिर अब मूव करना आगे खुद से, तो ये बड़ा एक कॉन्फिडेंट हो जाता है इंसान। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने सबसे पहली जो एक चीज आपके अंदर बिल्ड हुई थी, आपने आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, कॉमन लड़कों को अवेलेबल होती हैं, वो क्या ऐसे फैक्टर हैं जिसने आपको हमेशा इन चीजों से दूर रखा? ये एक अपना जो आपका एक स्ट्रेंथ है, मैं चाहती हूँ कि एज ए यंग पर्सन, एज ए नौजवान, आप यहाँ लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये एक स्ट्रेंथ है और मुझे लगता है कि ये पता होनी चाहिए। बताएं। बिल्कुल बिल्कुल मैम ऐसा नहीं है कि कभी मेरा दिल नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू डू हैव दिस क्वेश्चन इन माइंड कि यार ये चीज है तो इस चीज के अंदर आखिर है क्या जो लोग इस तरह उसको एंजॉय करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि वी नेवर न्यू अबाउट दीज डिसएडवांटेजेस, दीज बेसिकली हम लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि यार इतनी प्रॉब्लम्स है उसके रिलेटेड। अच्छा, मेरा जो पर्सनल मोटिवेशन थी जो मैम ने बताई है, मेरी जो पर्सनल मोटिवेशन थी इस चीज़ को लेके कि मैंने क्यों कभी नहीं स्टार्ट की, दैट वाज द ग्रूमिंग दैट आई गॉट फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड माय इंस्टीट्यूशन, माय टीचर्स। तो मैं अपनी टीचर्स को यही, मैम आसिया खवर, बेसिकली शी वाज देयर इन 2014 जब हम लोग मतलब कि मैं नया स्कूल गया था, तो मैंने उस दिन भी मैम को वही बात की है। मुझे मैम की एक बात हमेशा याद रहती है कि आपके अंदर एनर्जी होती है और आपको वो एनर्जी जो है ना कहीं पे आपको वो रिलीज करनी पड़ती है। तो यू हैव टू रिलीज इट इन पॉजिटिव वे, इन पॉजिटिव मैनर। उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके ना रखें ताकि कल को वो किसी नेगेटिव जगह पे ना रिलीज हो जाए। ठीक है, तो यू शुड फाइंड दोज पॉजिटिव वेज, यू शुड ट्राई टू फाइंड अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल फॉर योरसेल्फ। आप जिम स्टार्ट कर सकते हैं, आप जो है स्पोर्ट्स कर सकते हैं, कोई भी जहाँ पे आपकी एनर्जी रिलीज हो रही हो। जब आपने एक कहावत सारों ने सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर है, तो अपने दिमाग को शैतान का घर ना बनाएं, अपने आप को बिजी रखें आपकी डेली लाइफस्टाइल के अंदर और प्रोडक्टिव चीज़ों में बिजी रखें, प्रोडक्टिव लोगों के साथ अपने आप को रखें और अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठा बैठा करें। और एक बहुत बड़ा क्रेडिट मेरी लाइफ का जो है ना मतलब कि जाता है मेरी इंस्टीट्यूशन को भी, जो कि एक चांदबाग स्कूल था, और उस इंस्टीट्यूशन के साथ मैम आसिया खावर को ही जाता है। तो मैम से भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। फिर मैम के साथ इतना इंटरेक्शन। So kind of you. थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये टोटली मैम जो हमारा मतलब कि इसके बाद जब मैं वहाँ से आया एंड व्हेन आई लुक्ड अपॉन इट कि मतलब कि एक सोसाइटी जो ऑलरेडी एक काम कर रही थी, मैं उनके काम से टू बी वेरी ऑनेस्ट इम्प्रेस हुआ था कि मतलब कि यार एक अच्छा एक नोबेल कॉज है, तो व्हाई नॉट आई स्टार्ट दिस। और मैं उस नोबेल कॉज में उनके साथ जुड़ गया। राइट नाउ आई एम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ एंटी नारकोटिक सोसाइटी एंड मैनेजिंग ऑल देयर अफेयर्स। उनके जो फंक्शंस होते हैं, उनकी चीज़ें होती हैं आगे पीछे, आई एम मैनेजिंग देम and we try to reach out to students and people who are not addicted, because it's not our work, it gets very dangerous basically when you go to someone and try to stop them from addiction. There are 90% of the chances that he will retaliate and he will try to be physical with you.
तो एज अ स्टूडेंट दैट इज़ नॉट सेफ फॉर मी और दैट इज़ नॉट सेफ फॉर एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. तो वी ट्राई ऑन द प्रिवेंशन अप्रोच. हम लोग उन लोगों को अप्रोच करते हैं जो लोग ऑलरेडी इस चीज़ में नहीं होते हैं, एंड वी ट्राई कि मतलब कि उनकी मेंटल हेल्थ को हम लोग काउंसल कर सकें, उन लोगों को हम लोग काउंसल कर सकें, उनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को हम लोग टैकल कर सकें और उनको अवेयरनेस दे सकें कि ये मंशियात किस तरह की चीज़ है. और ड्रग्स अब्यूज़ जो है ना, मतलब कि आपको आखिर एक शॉर्ट टर्म में एस्केप तो दे जाएगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में वही आपका प्रिजन बन जाएगा, वही एस्केप आपका प्रिजन बन जाएगा. तो यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स. इसमें हमारे जो चैनल्स आते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को हम लोग रीच आउट करें, नॉट ओनली थ्रू सेमिनार्स but through different types of artistic activities. We have a function that is Thespian Art Gala जो ईयरली होती है, और उसके अंदर हम लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को इकट्ठे करते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की टीम्स को और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एंटी नारकोटिक्स टीम्स को. और उसके अंदर हम लोग एक टीम के ऊपर, जैसे कि ड्रग अब्यूज़ की टीम है, उसके ऊपर हम लोग ड्रामा प्लेस करवाते हैं. और जो विनिंग टीम होती है, हम उन लोगों को तो अवार्ड्स देते ही देते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है कि ड्रामा देखने के लिए हर कोई आता है. एज अ स्टूडेंट, एज अ टीनेज, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सेमिनार देखने के लिए कोई नहीं जाता. पीपल गेट बोर्ड ओवर देयर. वहाँ पे लोग बोर हो जाते हैं. बातें सुनने के लिए हर कोई नहीं जाता, लेकिन ड्रामा देखने के लिए हर कोई आता है, इंजॉय करने के लिए हर कोई आता है. तो वी ट्राई टू स्प्रेड दिस मैसेज ऑफ अवेयरनेस थ्रू डिफरेंट चैनल्स लाइक आर्ट्स, लाइक ड्रामा, लाइक राइटिंग्स, और सेमिनार्स भी हो जाते हैं आगे पीछे. और हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम लोग सोसाइटी को इस मैनेज से दूर रखें. एनी क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम यू पीपल? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, मुझे इनसे ये पूछना था कि जैसे अभी हमारे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं या डिफरेंट सिटीज़ में, तो जैसे ये अभी ने बताया कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी मतलब राइटिंग आर्ट्स उसके ज़रिए लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं, ठीक है. तो अब जब उन्होंने ये चीज़ें की हो तो उनको आइडिया होगा कि यंग जनरेशन जो है वो क्या ऐसी कमी होती है, क्या चीज़ ऐसी उनके अंदर होती है जिसकी वजह से वो इसमें जा रहे हैं. तो पहली बात ये है, ठीक है. दूसरी बात है कि जो हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक नस्ट होगी, फाज, जो भी दो बड़े बड़े नाम है, क्या इनमें से कोई थोड़ा सा एक मुझे आइडिया देंगे कि इसमें से एवरेज मतलब क्या सीन है, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ है या कितना % देंगे, ये सारा कुछ प्लीज. अच्छा, बेसिकली आपको पता ही है कि हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है वो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है ना, मतलब कि एक मेजर अमाउंट ऑफ पीपल फ्रॉम देम आर इन इट. जो एलिट क्लास की स्कूल्स है, जो एलिट क्लास के कॉलेजेस हैं, इवन नॉट इवन एलिट क्लास, आप एवरेज कॉलेज में भी आ जाएं, एवरेज स्कूल्स में भी आ जाएं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है. लेकिन एवरेज स्कूल्स में और एवरेज कॉलेजेस में ये हाईलाइट कम होती है. और अगर आप एलिट क्लास के कॉलेज उनकी बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की, वहाँ पे भी ये चीज़ें हैं, बट वहाँ पे फिर भी कंट्रोल्ड है. लेकिन आजकल एक चीज़ आ चुकी है, आइस, एक सब्सटेंस है आइस के नाम से, जो बेसिकली इट इज़ वेरी वेरी effective and it is very very addictive as well. Ice की intake आपको only on the first intake it makes you addictive to it. ये चीज़ जो है ना बेसिकली लम्स में, या फिर आप कह दें कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है. और जब वो एक दफ़ा आपको एडिक्ट कर जाती है, अल्टीमेटली आफ्टर 7 or 8 uses or doses of it, देयर इज़ ओनली डेथ स्टैंडिंग टू यू. और उससे मतलब कि भागने का कोई रास्ता नहीं होता, सिर्फ एक ही मतलब कि इनटेक के बाद. एंड पीपल बिकॉज ऑफ क्यूरोसिटी, बिकॉज ऑफ थिंकिंग व्हाट इट इज़, वो उस चीज़ को ट्राई कर लेते हैं. एंड जो ड्रग माफिया है वो उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करती है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन माई यूनिवर्सिटी आई कैन से Our university is now a drug-free campus. वहाँ पे GCU के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, और इस तरह की कोई भी मतलब के सब्सटेंस यूज नहीं हो रही होती. अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम एक और भी आ जाती है जो पाकिस्तान के अंदर
फेस होती है। बेसिकली मैंने काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ नोट की थी, कल मैं गया भी था एंटी नारकोटिक्स फोर्स रीजनल डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर्स में, और वहाँ पे जो नए फोर्स कमांडर हैं उनके साथ मेरी मीटिंग भी हुई थी, बात हुई थी उनसे। तो उनसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा सर आप लोग काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि हम लोगों ने लोगों के अंदर ये इस चीज़ को ख़त्म करना है, क्योंकि मैंने तो प्रिवेंशन थेरेपी है मेरी, मतलब प्रिवेंशन अप्रोच है। उनकी अप्रोच क्या होती है? उनकी अप्रोच होती है कि ड्रग माफिया को रोकना, उनकी अप्रोच होती है कि इन लोगों को मतलब कि उन लोगों को एडिक्ट्स को रोकना, उनके लिए रिहैब बनाना। तो मैंने उनसे पूछा कि पूरे पंजाब के अंदर, पंजाब जो मतलब कि पाकिस्तान का एक सबसे डेवलप्ड प्रोविंस है, उसके अंदर कितने आप मुझे बताएं कि रिहैब सेंटर्स है जिनमें एक आम बंदा, फॉर एग्जांपल जिसके पास कोई पैसे नहीं है, जो गवर्नमेंट के पैसों के ऊपर वहाँ पे एक रिहैब सिस्टम के थ्रू जाए और वो वहाँ से कोई क्लीन होके आ जाए। तो उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं कि वहाँ पूरे पंजाब में कोई भी इस तरह का रिहैब नहीं है और हम इस चीज़ को प्लान कर रहे हैं बनाने की। तो इट वाज वेरी काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग कि मतलब कि ये बात सोचना कि पूरे पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे एक डोमिनेंट और सबसे एक एडवांस्ड सूबा है, प्रोविंस है, उसके अंदर एक रिहैब सेंटर ही ऐसा ना हो जो मतलब कि लोगों को प्रोवाइड कर सके। हाँ, प्राइवेट रिहैब्स हैं जैसे कि फाउंटेन हाउस है, बाकी भी हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उन पेशेंट्स को लेते हैं जो पेशेंट्स बेसिकली पे करते हैं उस चीज़ के लिए, और इसकी पेमेंट्स भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा होती है जो एक एवरेज बंदा आजकल के दौर में अफोर्ड नहीं कर सकता होता। तो रिहैब और ये एक रिसोर्सेज, ये पाकिस्तान का एक मेजर इशू है, और इस मेजर इशू को टैकल करना, मुझे लगता है कि इसके लिए एटलीस्ट 10 ईयर्स लगेंगे कि पाकिस्तान के अंदर रिहैब सेंटर्स होंगे और पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ें होंगी जो लोगों के काम आ सकें टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन ऑफ ड्रग अब्यूज। फिलहाल तो ऐसा अब्दुल्ला, कुछ ये जो एडिक्शन, ये जो ड्रग्स हैं, इनका एक्सेस जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इतना इजी वे क्यों है? क्यों बच्चों को इतना आसानी से ये चीजें अवेलेबल हैं? मैम, अब इसकी पीछे कैसे? जी पैसे भी हैं, एंड सेकेंडली ड्रग माफिया बैठा हुआ है। अब कल सर हमें बता रहे थे, कहते हैं कि जो करंटली हमारे मतलब कि फोर्स कमांडर है वो हमें बता रहे थे, कहते हैं कि जो अभी रिसेंटली एक केस निकला था डीएसपी साहब का, एसपी थे या फिर डीएसपी थे, आई काइंड ऑफ डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली, उनका एक केस निकला था कि पुलिस के लोग उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब कि वो नारकोटिक्स कंट्रोल के एसपी या डीएसपी थे जो मतलब कि एक पुलिस के उसमें बैठे हुए थे, पोस्ट पे बैठे हुए थे, एंड उनका काम ये था कि उन नारकोटिक्स को कंट्रोल करें, बट ही वाज एक्चुअली facilitating them, the mafia, he was actually facilitating the mafia and taking the money from them। तो ये फैसिलिटेशन जब तक हमारी करप्शन खत्म नहीं होगी मैम, तो किसी इदारे में भी कोई काम सही से नहीं हो पाएगा। तो मुझे एक और मुझे This is- पूछना था कि सॉरी जी जी चला आप बात कर लें सॉरी। नहीं जी जी गलत आप बोले। जैसे मुझे बोला था कि मेरा बेटा भी फास्ट में पढ़ता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे कि हमें पर्सनल लेवल पे या पेरेंट्स को उनके लेवल पे किस तरह से हम बच्चों को जज करें कि आया वो मतलब किसी ऐसी चीज़, जैसे आइस का तो आपने बताया ना बहुत इजीली अवेलेबल है हर जगह पे ना, इस तरीके से ना, तो किस तरीके से हम उनको जज करेंगे कि आया ये उस चीज़ में तो कहीं नहीं है, या वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा बताएं कि कैसे हम बच्चों को जज करेंगे कि वो मतलब कि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, कौन सी ऐसी हैबिट्स होंगी जिससे हमें पता चलेगा कि भाई ऐसा कुछ है ना। बेसिकली आपकी जजमेंट तो टोटली उसकी बिहेवियर पे डिपेंड करेगी कि उसका बिहेवियर किस तरह का होता है। इफ यू सी एनी अनयूजुअल बिहेवियर इन इट, तो आप फौरन ही समझ जाएं कि ये मतलब कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। आजकल की सोसाइटी में तो मतलब कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ख़राब हो चुकी हुई है, एंड थिंग्स आर काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट इन दिस सोसाइटी। तो आप उसकी बिहेवियर जजमेंट में मतलब कि ये बात आ जाती है, बेसिकली साइकोलॉजिकल आ जाती है। मैं आपको एग्जैक्टली बिहेवियर्स नहीं बता सकता कि उनकी क्या क्या हैबिट्स और क्या क्या चीज़ें किस तरह के होंगे, क्योंकि हर किसी के ऊपर वो एक डिफरेंट रिएक्शन चला जाता है। रिएक्शन चला जाता है। अब्दुल्ला, ये तलत के क्वेश्चन को आपने बड़ा अच्छा
एड्रेस किया कि बिहेवियर जो है वो डिटरमिन करता है कि ये ड्रग एडिक्ट हो चुका है या हो रहा है या कुछ खराबी चल रही है इसके अंदर। Exactly, लेकिन ma'am. उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो एक पेरेंट है उसका अपने बच्चे के साथ क्या बॉन्डिंग है। Exactly. मैंने एक छोटा सा एक्टिविटी कराया क्लास 7th के बच्चों से। मैंने उनसे पूछा कि एक पेज पर आप क्रॉस लगाएं, 4 हिस्से बनाएं एक पेपर के, और उन 4 खानों में उन लोगों का नाम लिखिए अपनी जिंदगी में जो मौजूद हैं आपके। जब आपसे कोई खराब बात हो जाए, जब आपसे कोई गलती हो जाए, जब आपसे कोई ऐसा काम हो जाए जो बताने के काबिल भी ना हो, आप आंखें बंद करके उनको बता दो। कोई आपकी जिंदगी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको जज ना करें और आपको कहें कि बेटा इसको फिर हम इस तरह ठीक कर सकते हैं, या आपकी बात को सुन लें। तो मैं इतनी हैरान हुई कि वो 25 बच्चों की क्लास थी, 25 में से 2 बच्चों में से कोई 2 बच्चे निकले होंगे जिन्होंने लिखा कि मैं अपने घर में किसी को बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि ये भी वन ऑफ द रीजन है कि हमारी जो अपने बच्चों के साथ एक जो टाइम स्पेंड है या बॉन्डिंग है, वो अगर हम उसको अपना फैमिली सिस्टम को रिवाइव नहीं करेंगे ना, तो ये वाला जो चीज है, आप चाहे जितना मर्जी केयर कर लें, आपके बच्चे ने तो डिसाइड खुद ही करना है ना। Exactly, ma'am. तो Exactly. अगर कोई गलती हो जाए तो गलती कम से कम सुनने वाला घर में होना चाहिए, बजाय इसके कि ये कहने वाला कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। मैम, अभी 3 अक्टूबर को हमारा एक इवेंट है, प्रोग्राम है, एंड उसके लिए मैं उस दिन स्क्रिप्ट देख रहा था। मेरी जो एक राइटर है जिन्होंने एक प्ले बनाया है, और वो स्क्रिप्ट मैं देख रहा था। उस स्क्रिप्ट के एंड पे एक लाइन है, वो कहती हैं कि मतलब कि वो नरेशन करती हैं, वो कहती हैं कि मतलब कि मंशियात बेचने और लेने वाले को तो हम लोग बुरा भला कह ही देते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का असल जिम्मेवार कौन है, ज़रा सोचिए। तो आई थिंक दैट लाइन हिट्स डिफरेंटली, कि मतलब कि इन सब चीज़ों का असल जिम्मेवार सोसाइटी ही आ जाती है। सोसाइटी आ जाती है, आपकी फैमिली आ जाती है। कि अगर कोई ड्रग अब्यूज़ की तरफ चला गया है, दैट मीन्स ही इज ट्राइंग टू फाइंड एन एस्केप फ्रॉम दिस लाइफ। ठीक है, तो आप क्यों उसको एक एस्केप दे रही है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट एस्केप? इज इट अ प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी? इज इट अ प्रेशर फ्रॉम द पेरेंट्स? इज इट फाइनेंशियल प्रेशर और व्हाट? तो ये सारी चीजें हमारी एक सोसाइटी की डिफॉल्ट्स हैं, जो आगे जाके एक बंदे को नशा और मंशियात जैसी चीजों के ऊपर डिपेंडेबल कर देती हैं। और अब्दुल्ला, अबव ऑल इन सब चीजों के अंदर जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, जिसमें हम अपने बच्चे रेज कर रहे हैं, उनको हम इतना पैम्पर्ड और इतना हम उनको हर चीज देना उनको समझते हैं कि बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में कहीं ऐसा भी होना चाहिए कि उनको चैलेंज को डील करना आना चाहिए, उनको रिजेक्शन को फेस करना आना चाहिए, उनको सेटबैक को देखना आना चाहिए। और ये वो सब चीजें जिनसे इंसान एस्केप ढूंढता है ना। कोई बात नहीं, अगर गिर गए तो क्या हुआ, अगर हार गए तो क्या हुआ, अगर फेल हो गए तो क्या हुआ, ग्रेड अच्छा नहीं आया तो क्या हुआ, इसको देखो, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि एक एटीट्यूड एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, एज ए सोसाइटी, हमें जो जजमेंट वाला जो पोर्शन है उसको हमें ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी जो है हम ये जो बिजनेसेस चल रहे हैं इनको कम करा सकते हैं, क्योंकि हम रोक तो। हाँ जी अब्दुल्ला। मैम, हमारे सोसाइटी के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं अपने प्यारों की, हमारे सोसाइटी के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं उन लोगों की, फॉर एग्जांपल अपने बेटों की, अपनी बहनों की, अपनी बच्चियों की। लेकिन हमारे सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट आता है ट्रांसजेंडर्स का भी, वो भी इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक हद तक इन्वॉल्व होती है, लेकिन हम लोग कभी उन लोगों के बारे में बात नहीं करते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर इतनी ज़्यादा डिफ़ॉल्ट्स हैं कि मैं आपको अभी गिनवाऊँ तो कुछ ऐसी बातें हैं जो बताने के लायक नहीं होती। ये चीज़ें जो है ना, मतलब कि मैम, ये ईच एंड एवरीथिंग, अगर आप, मैं आई एम नॉट अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकेट्रिस्ट या किसी सोशोलॉजिस्ट के साथ बैठ जाए तो वो आपको गिनवा के दे देगा कि मतलब कि क्या क्या इश्यूज हैं आजकल की सोसाइटी के अंदर, क्या क्या डिसऑर्डर्स है कुछ लोगों के अंदर नहीं, एज अ होल इन मेजॉरिटी आजकल के लोगों के अंदर।
So these problems have occurred because of ourselves, our negligence, and our judgmental, like you said, behavior. यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जैसे अभी आपने जी। बात की कि भाई पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, सारा बिल्कुल ठीक है ये बात, तो पेरेंट्स और सोसाइटीज के जिम्मेदार हैं। लेकिन मुझे लगता है कुछ हद तक जो हमारा, मैं सब स्कूलों को नहीं बुरा कहूंगी, लेकिन हमारा स्कूलों का जो करिकुलम है ना, वो बच्चों को एक रटी रटाई किताबें मतलब याद करवा दी जाती है, करिकुलम बेस्ड है, मतलब उनकी जो अपनी डेवलपमेंट 100% है एग्रीड तलत, जी, वंडरफुली जो एक्सप्लेन्ड, आप बिल्कुल सही हाँ कह रही हैं, जो उनकी मैं मानती हूँ डेवलपमेंट इस बात को। पे तवज्जो नहीं दी जाती, तो जिस वजह से मेरे ख्याल से कुछ कमियां वहां भी रहती हैं, क्योंकि बच्चा सुबह से लेकर अगर 2-3 बजे तक स्कूल में रहेगा तो पेरेंट्स के पास इतना ज़्यादा वो शेड्यूल वाला टाइम नहीं होता मॉर्निंग का कि भाई वो बच्चे को मतलब अगर स्कूल जा रहा है तो उसके बाद बच्चे को भी रेस्ट चाहिए हर चीज, लेकिन हमें नहीं पता कि तलत, वहाँ पे उसकी क्या आप ये डेवलपमेंट हो देखें, रही है। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि ये किस वक्त हुआ कि तरबियत इज नॉट ऑन डिमांड, स्कूलों से तरबियत उड़ा दी गई एंड पेरेंट्स आर राजी, दे आर एग्रीड अपॉन इट कि भाई हमें तो रिजल्ट चाहिए। तो जी जी आप यकीन माने कि ये बहुत गलत है। ना स्कूल्स में फिजिकल एक्टिविटी है, ना उसको प्रमोट किया जाता है, ना बच्चों को उनके जो शौक हैं उन पर कुछ करने दिया जाता है। बस पढ़ाना है और बस पढ़ा के फिर आपने एक बड़ी बड़ी 2 यूनिवर्सिटीज में ऐड कर देना। जी जी, जैसे मेरी अपनी ही फैमिली, मेरी भाभी है तो उनके बच्चे माशाल्लाह होम स्कूलिंग उन्होंने सारे बच्चों को करवाई, तो उनके बच्चों में हमारे बच्चों में डिफरेंट नजर आता है ना, कि मतलब कि उन्होंने बिल्कुल होम स्कूलिंग करवाई कि उनकी डेवलपमेंट बच्चों की बहुत डिफरेंट है। वो मतलब प्ले को इतना ज्यादा अहमियत अपनी, मतलब कि वो हर चीज गेम के जरिए सीखते हैं ना, बजाय कि बुक्स रख के कहते हैं ना कि एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके बिठा दिया जाए, इस तरीके से वो हर चीज नेचर के पास जाते हैं, वहाँ सीखते हैं। इस तरह की चीजें में हमें चाहिए कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ना उसको बहुत रिवाइव करने की जरूरत है। और उससे तो मुझे जरूरत बहुत ही, मैं तो कहती हूँ कि हम, जैसे मैं भी टीचर हूँ तो मुझे कभी बहुत ही इस चीज का वो होता है कि हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं और क्या करिकुलम है जिसमें बच्चे की अपनी शख्सियत जो है वो डेवलप नहीं हो रही। वो 12-13 साल अगर एक कॉलेज से पढ़ कर निकलता है तो उसकी ज्यादा चीज बन चुकी होती है ना, कोई भी आखिर में मतलब कि कोई हमारा जो करिकुलम बनाने वाले हैं वो या स्कूल कोई भी इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। कोई बच्चा खुदा ना खासा कल वो इन चीजों में पढ़ता है, तो इसमें स्कूलों का भी बहुत हाथ है, जो कि हम स्कूलों में मतलब मैं कहती हूँ कि हमारे जो करिकुलम है उसको रिवाइव करने की जरूरत है, कि इसको नेचुरल बेस और स्टूडेंट बेस करवाया जाए, ना ही कि रटी रटाई चीजें बच्चों को करवाई जाए और उनकी जो अपनी एक क्रिएटिविटी है ना वो भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही। मैम इसके I बारे में agree। जी बात अब्दुल्ला करूँ, कुछ कह रहे हैं। जी अब्दुल्ला। इसके बारे में मैं करिकुलम के बारे में एक बात करूंगा। आई हैव बीन द स्टूडेंट ऑफ ओ एंड ए लेवल्स, और पाकिस्तान के अंदर मतलब कि मैंने एक टोटल शिफ्ट लिया ओ एंड ए लेवल से जाके जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना। फिर मैंने एसीसीए के कुछ मॉड्यूल्स किए हुए हैं। एसीसीए इज अ ब्रिटिश इनकॉर्पोरेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंसी सिस्टम। तो उन चीज़ों के बाद जब, जैसे कि आपने कहा करिकुलम का, रटी रटाई हुई चीज़ों का, तो आई कैन रिलेट टू इट वेरी वेरी मच कि I still have class fellows who are having 3.8 or 3.7 GPAs and they have no concept of what they are studying. उनको पता भी नहीं कि मतलब कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना मतलब कि क्या है उन चीज़ों की, उन्होंने इतने रट्टे मारे हुए हैं एंड वो एक इनबॉर्न उनके अंदर बन चुकी है एक चीज़ कि वो क्रैम कर जाते हैं चीज़ों को। लेकिन जो हमारी तरफ आ जाते हैं हम लोग, जो खुद से चल रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू कोशिश कर रहे होते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक स्टडी जो है ना पाकिस्तान के अंदर मुश्किल हो जाती है। जो कॉन्सेप्ट्स के थ्रू कोशिश कर रहे होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, क्योंकि आपका एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो कभी गलत भी हो सकता होता है, कभी क्लियर भी होता है। एंड एग्जाम्स जो है ना, मैं एक बात करूँगा, एग्जाम्स इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वो आपका करियर नहीं डिफाइन करती, वो आपकी बेसिकली मेंटल हेल्थ या फिर आपकी कैपेबिलिटी को नहीं डिफाइन करती। क्या पता आप एग्ज़ाम में एक ब्लंडर मार दे, लेकिन आप उस ब्लंडर से काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को एज अ सोसाइटी, एज मतलब कि अगर कोई करिकुलम बनाने वाले हैं, उन लोगों को ये चीज़ें बेसिकली इनकलकेट करनी चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के अंदर भी, कि बेटा ये जो एग्ज़ाम है, अब मेरे फादर हैं, ही नोज़ कि हाउ वेल आई हैव द ग्रिप ऑन माई सब्जेक्ट्स, ठीक है, बिकॉज हमारा एक अपना छोटा सा बिजनेस भी है और मैं उसमें भी आगे पीछे अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे फादर, ही इज अ प्राउड मैन ऑन, मतलब कि ही सेज कि आई एम प्राउड ऑफ यू,
और वो मुझे यही हमेशा कहते हैं कि बेटा आपने जो मतलब कि अगर आपका जीपीए नहीं आ रहा तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते हैं मुझे अपना जीपीए याद भी नहीं है, लेकिन लोगों को इसी चीज की वजह से, इन्हीं चीजों की वजह से आगे जाके ये प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं। ठीक है ना, ये आपके फादर का जो है वो आपके साथ बॉन्ड आ गया, आपकी फैमिली का सपोर्ट आ गया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपका इंस्टीट्यूशन आ गया जिसने आपको फिजिकल एक्टिविटी भी दी, आपको बिल्कुल ऐसे नहीं रखा डिफरेंट गेम्स में रखा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इंसान को डिप्रेस होने से निकालती हैं। मैम इज देयर एनी क्वेश्चन? जी 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 भी देना अब्दुल्ला। होगा? नहीं, रिव्यू जो है आपके सेशन को रिव्यू हम करेंगे सारे। हाँ हाँ, रिव्यू होता है सेशन का कि हमने आपसे इतना सीखा है, तो हमें हमारा फर्ज बनता है कि हम कुछ अच्छा लिखें। और जो हम आई रियली अप्रिशिएट कि इतनी अच्छी बातें आपने बताई हैं। मच नीडेड टॉपिक है, इस पे बात होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे हमारा कल है, फ्यूचर है, और ये किधर जा रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है, मुझे लगता है इसका हमें बहुत ख्याल करने की जरूरत है। और आपके पूरे सेशन में जो बात मुझे समझ आई है वो ये है कि छोटे छोटे टास्क अपनी लाइफ में रखें, उनको पूरा करें, और फिर आप देखें आपको कितनी खुशी होती है। एंगेज योर सेल्फ, फिजिकल एक्टिविटी आपकी जिंदगी में जरूर होनी चाहिए। अगर कोई गेम ज्वाइन करें या जिम ज्वाइन करें या वॉक करें या जॉग करें, ये जरूरी है। उसके अलावा जो आपका दिमाग है, जिसको अभी इन्होंने बताया कि खाली दिमाग वाकई शैतान का घर होता है, इट्स ट्रू। तो आप एंगेज योर ब्रेन, और उसको एंगेज करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। डिप्रेस इंसान हो जाता है, आप पेंटिंग करें, पोइट्री करें, राइटिंग करें, सिंगिंग करें, व्हाटएवर यू फील लाइक, ये जरूरी है। और गुड फ्रेंड सर्कल, जो कि अब्दुल्ला ने मेंशन किया कि आपके गिर्द लोग अच्छे होने चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। आप अपना सर्कल, यानी जो आपकी संगत है ना, अगर संगत में आपके कोई खराब बंदा है तो समझ लें कि आप जहर से देर में मरेंगे, खराब संगत से आप इमीडिएटली मर जाएंगे। तो अच्छे दोस्त अपनी लाइफ में ऐड करें, क्योंकि वो आपको बहुत इम्पैक्ट करते हैं, आपका ब्रेन का सेटअप चेंज कर देते हैं दोस्त जो आप रखते हैं। जी, तो मेरा ख्याल है कि सेशन के खत्म होने का टाइम आ गया, और मैं अब्दुल्ला से चाहती हूँ कि एक हमें टिप दें जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड है लाइफ में और वो चल रहे हैं, और हम उस टिप को बांट के हम अपने सेशन को एंड करेंगे। जी अब्दुल्ला। मैम बस यही एक टिप है कि आप जो है ना, जैसे आपने बात की है कि एक टू डू लिस्ट बनाएं, अपनी छोटी छोटी चीज़ों से, अपनी छोटी छोटी बातों से खुश हो जाएं, और अपने आप को रिवॉर्ड सिस्टम में रखें कि अगर आप एक छोटा सा टास्क करते हैं या कुछ भी करते हैं तो कोशिश करें कि अपने आप को खुद रिवॉर्ड्स देने की कोशिश करें। कि आप अगर फॉर एग्जांपल कोई एक सोचता है एक बात को कि मैं आज बुक के 2 पेजेस पढ़ूंगा, रीडिंग करूंगा, तो अगर आप वो 2 पेजेस पढ़ लेते हैं, जो आपके लिए एक मतलब कि मुश्किल टास्क हो या ना हो, तो आप कोशिश करें वो 2 पेजेस पढ़ने के बाद आप अपने आप को खुद रिवॉर्ड करें, अपने लिए एक चॉकलेट लें और अपने साथ ही अपने आप को खुश रखें। दैट्स इट मैम, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। Thank you so much, Abdullah, Miss Asi, and Thank you everyone. very much, Abdullah. It's indeed it's discussion. अब्दुल्ला ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, उसके लिए अब्दुल्ला का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंस्पिरेशनल सेशन था। ये वो बात है जो जिस पे कोई बात नहीं करता, बहुत अच्छी बातें समझाई। हमारे पास भी आई ओपनिंग चीजें हैं, ये तो हमें भी समझना चाहिए कि हमें कैसे चलना है। और बिलाल को और मुझे अब इजाजत दें, हम अगले थर्सडे फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में और नया कोई नॉलेजेबल प्रेजेंटर लेकर आएंगे। Thank you so much, ma'am. Thank you, Abdullah, and everyone for joining. See you next Thursday, inshallah.